हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमारे पास है यूपी बोर्ड का कक्षा 6 का विज्ञान। और यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान में जिसका नाम है किताब का हमारा विज्ञान भारती भाग 1। तो विज्ञान भारती भाग 1 जो यूपी बोर्ड का कक्षा 6 का विज्ञान है, उसमें हम अपना पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। क्या नाम है? दैनिक जीवन में विज्ञान। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास हैं जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं 100% सटीक नोट्स। तो मेरे अपने आप हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं खुद से बनाता हूँ बच्चों के लिए। तो 100% सटीक नोट्स हमारे पास हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और हमारा ये इकाई नंबर 1 है जिसका नाम लिखा हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान। इकाई नंबर 1 को हम पूरा पाठ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो एक वीडियो लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और ये जो हमारे नोट्स हैं और जिस तरीके से मैं आपको पूरे के पूरे चैप्टर को आज पढ़ाऊंगा, इसी तरीके से आपको पूरी किताब के सारे चैप्टर्स को एक एक लेक्चर में कवर करूंगा। और ये सब लेक्चर्स और ये जो प्लेलिस्ट बनेगी कक्षा 6 के विज्ञान की यूपी बोर्ड की, इसी तरीके से एक प्लेलिस्ट बनेगी कक्षा 7 के विज्ञान की और एक प्लेलिस्ट बनेगी कक्षा 8 के विज्ञान की। तो जिस बच्चे को कक्षा 6 का, 7 का या 8 का पूरा विज्ञान पढ़ना है और एक एक लेक्चर में पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, उन बच्चों के लिए ये प्लेलिस्ट जो बनेगी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होंगी, बहुत अच्छी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। देखो बेटे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। तो ये नोट्स यदि आपके पास होंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है और बच्चों को ये बातें सारी समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। नोट्स तो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है एप्लीकेशन का नाम हमारा KMD सहारनपुर, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके बच्चों को लिखने के लिए कह सकते हो। वीडियो को पॉज करो और बच्चों को कहो कि इतनी बात लिख लो आप, जिससे बच्चों के भी नोट्स बनते रहें। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कक्षा 6 के विज्ञान का इकाई नंबर 1 है उसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। क्या नाम है? दैनिक जीवन में विज्ञान। तो दैनिक जीवन में विज्ञान का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारा जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है। दैनिक जीवन का मतलब सुबह उठने से लेकर और रात को फिर दोबारा सोने तक और रात भर भी आप चारों तरफ से जिन घटनाओं से घिरे हुए हैं या जो जो भी आपके साथ होता है, वो सब घटनाएं, वे सब वस्तुएं, चाहे वे सजीव हैं या निर्जीव हैं, उन सबको कुल मिलाकर हम जो जीते हैं उसे कहते हैं दैनिक जीवन। हम क्या क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं, ठीक है, वे सब दैनिक जीवन है, हमारा डेली लाइफ है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि विज्ञान किस प्रकार हमारी सहायता करता है अपनी दैनिक जीवन को जीने में। तो दैनिक जीवन में विज्ञान में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैज्ञानिक विधि के चरण। वैज्ञानिक विधि के चरण। अब यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या है। वैज्ञानिक विधि एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जो किसी समस्या का समाधान करती है एक बढ़िया तरीके से। यदि आपके सामने कोई भी समस्या है, आपको किसी भी समस्या, कोई भी जिज्ञासा है आपके अंदर, या कोई क्वेश्चन है, या कोई भी आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता है, तो उसे एक निश्चित क्रम में हल करने का जो तरीका होता है ना, उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को आपको याद रखना है कि वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण हैं। इसमें सबसे पहला चरण तो होता है जिज्ञासा या प्रश्न करना। मान लो कोई बच्चा है, उसके मन में कोई जिज्ञासा है, यानी उसके मन में कोई प्रश्न है। जैसे वो पूछना चाहता है कि सर तारे इतने छोटे क्यों हैं, क्यों लगते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और चांद तारों से बड़ा क्यों है। तो ये एक प्रकार की जिज्ञासा है, जिसे आप कह सकते हो कि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है। तो कोई भी बच्चा जिज्ञासा या प्रश्न करना जो उसका है, वो वैज्ञानिक विधि का सबसे पहला स्टेप है। यहाँ से ही वैज्ञानिक विधि स्टार्ट होती है, जिज्ञासा या प्रश्न करने से। दूसरा जो चरण होता है वो है परिकल्पना। जब कोई प्रश्न बच्चे के दिमाग में आया तो वो सोचता है, परिकल्पना करता है कि ऐसा शायद इसलिए होता होगा, तारे शायद इसलिए छोटे दिखाई देते होंगे क्योंकि वे बहुत दूर हैं।
चांद इसलिए बड़ा दिखाई देता होगा क्योंकि वो कुछ नजदीक है, हमारे कुछ समीप है। तो जिज्ञासा माने प्रश्न करना, और उस जिज्ञासा या प्रश्न का हल बच्चा खुद भी सोच सकता है, उसे कहते हैं परिकल्पना, यानी अंदाजा लगाना, आइडिया लगाना। उसके बाद तीसरा पद होता है परीक्षण। फिर उस चीज को हम टेस्ट करते हैं। परीक्षण का मतलब टेस्ट करना। आपके पास कोई बॉल है, उस बॉल को आप थोड़े अपने पास रख कर देखो, वो बड़ी दिखाई देगी, और बॉल को एक दूसरे बच्चे को कहो बहुत दूर लेकर जाओ, तो जब वो बच्चा उस बॉल को बहुत दूर लेकर जाएगा और आप बहुत दूर स्थित बॉल को देखोगे तो शायद वो बहुत छोटी दिखाई देगी। तो इसे कहते हैं परीक्षण, यानी टेस्टिंग करना। और उसके बाद निरीक्षण या विश्लेषण या वर्गीकरण। निरीक्षण का मतलब जब बच्चा उस बॉल को नजदीक लेकर खड़ा है और जब बच्चा उस बॉल को बहुत दूर लेकर चला गया, तो वो दूसरा बच्चा जब बॉल को नजदीक और दूर लेकर जा रहा है, तो ये तो परीक्षण है। और निरीक्षण का मतलब होता है कि हम फिर ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे जब बॉल पास है तो बड़ी थी, और जब उसी बॉल को बहुत दूर से हम देख रहे हैं तो वो छोटी है। तो इसे ही कहते हैं निरीक्षण या विश्लेषण करना या वर्गीकरण। नंबर 5वां स्टेप होता है वैज्ञानिक विधि का अभिलेखन। अभिलेखन का मतलब लिख कर रखना, जैसे मैंने ये नोट्स लिख कर रखे हैं। इसी तरीके से आप जब भी कोई परीक्षण करोगे, उसका निरीक्षण करोगे, तो जो भी रिजल्ट आपको देखने को मिला है उस रिजल्ट को आप लिखते रहोगे साथ के साथ, उसे कहते हैं अभिलेखन, या इंग्लिश में आप कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंट्स बना देना। आपके पास जो जिज्ञासा थी उसे लिख दिया, फिर आपने सोचा कि इस प्रश्न का कारण शायद ये होगा, परिकल्पना को आपने लिख लिया, फिर आपने उसका परीक्षण किया, परीक्षण के बाद फिर आपने उसका निरीक्षण किया, और निरीक्षण के बाद आप इन सारी चीजों को लिखते रहोगे। अभिलेखन का मतलब आपने क्या परीक्षण किया था और उसका निष्कर्ष क्या निकला। अभिलेखन के बाद छठा स्टेप होता है पुनर्विचार। पुनर् माने दोबारा, विचार माने सोचना, दोबारा फिर सोचना कि क्या इस प्रश्न का या इस जिज्ञासा का या इस समस्या का हल जो हमने अभी निकाला है उसके अलावा कोई दूसरा तो नहीं है। तो इसे कहते हैं पुनर्विचार। फिर दोबारा से कारणों को सोचना, और फिर पुनर्विचार के बाद हम 7वें स्टेप पर आ जाते हैं जिसे कहते हैं निष्कर्ष, यानी रिजल्ट निकालना। फिर हमें रिजल्ट मिल जाता है कि हमारी जो जिज्ञासा थी, हमारा जो प्रश्न था, उसका वास्तविकता में क्या कारण था, निष्कर्ष। और फिर उसी पर आधारित हम नए प्रयोग करते हैं। जैसे पहला प्रयोग हमारा था कि हमने बॉल को लिया था, नजदीक से देखा बड़ी दिखाई दे रही थी, दूर से देखा छोटी दिखाई दे रही थी। फिर बॉल के अलावा हम दूसरी वस्तुओं के ऊपर भी नए प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि वैज्ञानिक विधि के चरण बताओ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना परीक्षा में, हम यहाँ सिर्फ उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब क्वेश्चन वैज्ञानिक विधि पर पूछा जाएगा तो इन स्टेप्स के बारे में ही पूछा जाएगा परीक्षा में। तो आपको पता होना चाहिए वैज्ञानिक विधि के चरण कितने हैं, 8। जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष और नए प्रयोग। इन सारी बातों को हमने पढ़ लिया कि क्या होता है किसमें, ठीक है। जैसे जिज्ञासा, कोई प्रश्न हमारे दिमाग में आया। परिकल्पना, हमने सोचा कि शायद इस समस्या का कारण ये होगा, वो परिकल्पना है। परीक्षण, फिर हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा, उस प्रैक्टिकल का फिर निरीक्षण करा कि उस प्रैक्टिकल में हमें क्या देखने को मिला, निरीक्षण या विश्लेषण किया। फिर हमने उन बातों को अभिलेखन कर लिया, लिख लिया सारी प्रयोग को अपने, और फिर सोचा। पुनर्विचार का मतलब फिर दोबारा से सोचा कि कहीं इसके अलावा कोई दूसरा कारण तो नहीं हो सकता। फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अब हमने इतने प्रयोग कर लिए, निष्कर्ष ये है, और फिर नए प्रयोग करते हैं। तो ये होते हैं वैज्ञानिक विधि के 8 चरण। उसके बाद हम आते हैं बेटे नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, ये है विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। तो जो विज्ञान है, विज्ञान का वैसे सही नाम होता है विज्ञान। ये जो अज्ञेय होता है इसका नाम अज्ञेय होता है। हिंदी के जो आपके टीचर हैं वे बताएंगे, सही उच्चारण तो विज्ञान होता है, पर हम विज्ञान बोल देते हैं इसे, जो सही उच्चारण नहीं है। आपके जो हिंदी के अध्यापक हैं वे इस बारे में आपको बताएंगे, डिटेल में आप पूछ सकते हो उनसे। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका, कि हमारे दैनिक जीवन में जो जो कार्य हम करते हैं, विज्ञान ने कितने सुधार किए गए हैं विज्ञान के द्वारा। विज्ञान ने किस किस चीज को अच्छा बना दिया है। अब देखो विज्ञान ने किस किस चीज को अच्छा बना दिया है।
सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्र, यहाँ लिखा हुआ है परंपरागत साधन कि उस क्षेत्र में या उस कार्य में, परंपरागत का मतलब जो पहले से चलते आए हैं, पुराने तरीके क्या क्या हैं, पुराने साधन क्या क्या हैं, और वर्तमान साधन का मतलब अब हम किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं जो विज्ञान ने हमें दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, सबसे पहले है भोजन। क्या है? भोजन। अब बताओ कि पहले भोजन मिट्टी का चूल्हा जो था उस पर बनाया जाता था पहले भोजन, और आज विज्ञान ने हमें दिया है गैस चूल्हा, विज्ञान ने हमें दिया है विद्युत ओवन। ठीक है, ओवन तो पता है आपको, जब किसी बेकरी की दुकान पर आप जाते हो तो वहां आप कुछ चीजें ऐसी हैं बेकरी की जो गर्म करके खानी होती हैं, जैसे पेटीज खानी है तो वे ओवन में रखकर उसे गर्म करेंगे। अब तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर बहुत अच्छे अपने आप को सेटल कर लिया, उन्होंने भी ओवन खरीद लिए, घर पर ओवन है। तो गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, ठीक है। और पहले क्या होता था? पहले मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, तो पहले तो मिट्टी का चूल्हा ही चलता था सबके घरों में। अब विज्ञान ने वर्तमान साधन हमें दिया है गैस का चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर। अच्छा, पहले क्या होता था? मिट्टी व लोहे के बर्तन इस्तेमाल करते थे सब, मिट्टी व लोहे के बर्तन। अब क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील तथा नॉन स्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन चूल्हा भी इस्तेमाल करते हैं। अभी जब गैस की समस्या जब भी आती है हमारे देश में, एलपीजी की, तो हमारे देश के लोग अपने पुराने जो रखे हुए इंडक्शन चूल्हे हैं उन्हें निकाल लेते हैं फिर दोबारा से, कि हम इंडक्शन चूल्हे पर बनाएंगे खाना। ठीक है, तो ये विज्ञान ने ही हमें दिया है कि हम भोजन के क्षेत्र में पहले मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते थे, मिट्टी व लोहे के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, और अब गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील यानी स्टील कह सकते हो आप खाली, तथा नॉन स्टिक के बर्तन और इंडक्शन चूल्हा, इन सारी चीजों को हम अब प्रयोग करते हैं। आपको पता है ना, ये जो स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है यहाँ, इसे कहते हैं एसएस। स्टेनलेस स्टील को शॉर्ट में एसएस हम बोलते हैं। और स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है बस आपके जो स्टील के गिलास हैं, स्टील की कटोरी है, स्टील की थाली है, प्लेट है, भिगोने भी आजकल स्टील के चल गए, प्रेशर कुकर भी स्टील के चल गए, तो स्टेनलेस स्टील ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ एक बात बच्चों को पता होगी, नॉन स्टिक। नॉन स्टिक के बर्तन वे होते हैं जिन पे ब्लैक कलर का एक पेंट सा चढ़ा हुआ होता है, वे नॉन स्टिक के बर्तन हैं, वे भी आधुनिक देन है विज्ञान की। तो भोजन के बाद हम अगले स्टेप पर आते हैं कि कृषि के क्षेत्र में, पहले क्या क्या था हमारे पास, पुराने जमाने से हम किस चीज को इस्तेमाल करते हुए आए खेती में, कृषि में, और विज्ञान ने अब हमें क्या दिया है कृषि के क्षेत्र में। तो पहले तो हम हल का प्रयोग करते थे, बैल, कुआं, रहट, गोबर की खाद, इनका प्रयोग करते थे पहले। और अब हमारे पास क्या है? ट्रैक्टर है, नहरें हैं, ट्यूबवेल है, रासायनिक उर्वरक है जैसे यूरिया, फास्फेट और पोटास, उन्नत बीज हैं, अच्छे बीज, और कीटनाशक दवाएं। इन सब ये जो चीजें हमें मिली हैं वे वैज्ञानिकों ने ही बनाई हैं। और वैज्ञानिक का मतलब इस पूरे संसार के सबसे तेज दिमाग वाले और सबसे मेहनती व्यक्ति होते हैं वैज्ञानिक, और वे इस दुनिया को अच्छा ही बनाने का प्रयास करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि दुनिया और भी ज़्यादा, संसार और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए और भी ज़्यादा सुविधाएं हमें सबको मिल जाएं। तो पहले आपको पता है कि कृषि या खेती में हम इन चीज़ों का प्रयोग करते थे और आजकल हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। ये देन किसकी है? विज्ञान की ही देन है। उसके बाद आते हैं हम अगले नंबर पर, यातायात। यातायात तो पता है आपको, यातायात का मतलब होता है आने जाने के साधन, ट्रांसपोर्ट। पहले आने जाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे बैलगाड़ी का, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर, इनका प्रयोग करते थे, खच्चर का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, और अब आपके पास साइकिल है जो विज्ञान ने आपको दी है, कार है, बस है, स्कूटर है, रेलगाड़ी है, वायुयान है, पानी का जहाज है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं साधन। ठीक है, तो ये विज्ञान की तो देन है, विज्ञान ने हमारे जीवन को कितना अच्छा बना दिया। नहीं तो अब भी हम बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट पर चलते, घोड़ा गाड़ी पर चलते, और आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करने में भी पता नहीं कितना ज़्यादा समय लग जाता, और अब ये साधन आपके पास हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर, मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब दिल बहलाने वाले, दिल को खुश करने वाले साधन
पहले क्या हुआ करते थे और अब साधन क्या हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले नाटक हुआ करते थे गांव में, जैसे रामलीला हुआ करती थी, ठीक है। नौटंकी हुआ करती थी नौटंकी वाले गांव में आया करते थे नाचने के लिए और दिखाने के लिए अपने, जिससे गांव के लोगों का क्या हो जाए, मनोरंजन हो जाए। बिरहा, ये भी एक प्रकार का मनोरंजन का साधन था। कठपुतली, कठपुतली को तो आप जानते ही हो, नृत्य यानी डांस। ये सब हुआ करते थे पहले मनोरंजन के लिए। और अब विज्ञान ने हमें क्या दिया है, रेडियो दिया है। हालांकि रेडियो भी बहुत पुरानी होगी, रेडियो से तो बहुत आगे पहुंच गए हम। ट्रांजिस्टर दिया था। उसके अलावा फिर टेलीविजन आया, फिर सिनेमा आया, वीडियो गेम आए, डीवीडी आई। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अब तो मोबाइल फोन भी आ गया, मोबाइल फोन में ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मोबाइल फोन में हैं, ठीक है। तो ये मनोरंजन के साधन नए वाले जो हैं विज्ञान की तो देन है। मनोरंजन के साधन के बाद फिर हम जाते हैं संचार पर। संचार का मतलब समझते हो आप, संचार का मतलब होता है सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसे कहते हैं संचार। पहले संचार यानी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए संदेशवाहक हुआ करते थे। संदेशवाहक का मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी सूचना को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, उसे कहते थे संदेशवाहक, ठीक है, या मैसेंजर। और डाकिया हुआ करता था। भाई डाकिया तो अब भी होते हैं, पर डाकिया जो हैं अब, जो पोस्टमैन हैं, वे अब किसी की चिट्ठी लेकर नहीं जाते। वे तो कुछ विशेष प्रकार के पत्रावली को लेकर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, या कोई चीज भेजनी हो कहीं, आपको कुछ पोस्ट करना हो, कुछ कोरियर करना हो, तो संचार के यानी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहले संदेशवाहक और डाकिया ये प्रयोग होते थे। अब क्या है, अब आपके पास फोन है, चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल है। फोन तो अब, फोन का मतलब वो वाले फोन की बात कर रहे हैं हम, पीएनटी फोन की, जिसमें नंबर ऐसे मिलाते थे और कान पर लगाते थे और उसे लेकर इधर उधर नहीं जा सकते थे, ठीक है, साधारण फोन जो हुआ करते थे। अब तो मोबाइल आ गए, फैक्स मशीन आ गई, ठीक है, ईमेल है, कंप्यूटर है, टेलीग्राम है, इंटरनेट है, ठीक है। अब इन सुविधाओं का हम प्रयोग करने लगे हैं। हालांकि ये टेलीग्राम भी अब बंद हो गया। टेलीग्राम को कहते थे हमारे देश में लोग तार, तो टेलीग्राम भी अब खत्म हो चुका है। टेलीग्राम का उपयोग भी हमने बंद कर दिया, क्योंकि मोबाइल फोन सबसे फास्ट है, इंटरनेट सबसे फास्ट है, तो टेलीग्राम की भी जरूरत नहीं है। सबके पास तो मोबाइल फोन है, सबके पास तो इंटरनेट है। नंबर 6 पर आते हैं हम, रोगों की जांच, बीमारियों की जांच। मतलब पहले जो डॉक्टर्स थे जिन्हें हम कहते थे वैद्य, वे तो सिर्फ हाथ पकड़कर देखते थे ऐसे, और हाथ पकड़कर देखकर ही अंदाजा लगाते थे कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, आइडिया लगाना। तो पहले डॉक्टर्स यानी वैद्य कैसे थे, नाड़ी देखते थे सिर्फ, नाड़ी का मतलब यहां से देखते थे। और अनुमान लगाना, अनुमान लगाते थे, सिर्फ अनुमान द्वारा अंदाजा लगाते थे कि इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। शायद कोई वैद्य ऐसा हो कि उसका अनुमान, अंदाजा, आइडिया ही सही ना लगा हो, रोगी को तो कोई दूसरा रोग हो और उसके समझ में कुछ और आ गया हो और उसी के अनुसार दवाई दे दी हो। अब डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अब विज्ञान ने क्या बताया, विज्ञान ने बताया मल मूत्र तथा खून का परीक्षण। अब मल मूत्र का टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, खून का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन भी है, एंडोस्कोपी भी। इन सारी चीजों से बीमारी का एग्जैक्ट पता चलता है कि वास्तविकता में इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। 100% सटीकता के साथ हमें बीमारी का पता चलता है और फिर उसी के अनुसार दवाई दी जाती है। नहीं तो पहले बहुत सारी दवाइयाँ दे दी कि भाई यदि यह बीमारी हुई तो वो भी ठीक हो जाएगी, और ये हुई तो वो भी ठीक हो जाएगी, ये हुई तो वो भी ठीक हो जाएगी, तो बहुत सारी दवाई दे दी। और यदि आपने ये टेस्ट कराए, मलमूत्र का जांच कराई, खून की जांच कराई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, तो इनसे हमें बीमारी का एग्जैक्ट पता चल जाता है कि वास्तविकता में हमें प्रॉब्लम है क्या, और फिर उसी बीमारी की हमें दवाई खानी है या उसी का ही हमें ट्रीटमेंट करना है। तो ये था रोगों की जांच में पहले किस प्रकार जांच होती थी, और अब विज्ञान ने हमें क्या क्या चीज बनाकर या खोज कर दी हैं। तो बताओ, विज्ञान ने हमारी जिंदगी को, हमारे दैनिक जीवन को अच्छा बनाया है या नहीं बनाया है? विज्ञान तो हमारे दैनिक जीवन को बहुत अच्छा बना रहा है।
अब देखो फिर आता है उपचार यानी ट्रीटमेंट। पहले जड़ी बूटी दी जाती थी, झाड़ फूंक करी जाती थी, घरेलू उपचार किए जाते थे। और अब आपके पास है एंटीबायोटिक, जो बहुत तेज असर करती है एंटीबायोटिक। एनल्जेसिक, एनल्जेसिक का मतलब पीड़ाहारी। एंटीसेप्टिक, जो सेप्टिक को रोकती है। शल्य क्रिया, शल्य क्रिया का मतलब ऑपरेशन, सर्जरी। तो अब ये सारी सुविधाएं विज्ञान की ही तो देन है। नहीं तो पहले तो जड़ी बूटी कर दी, झाड़ फूंक कर दी, घरेलू उपचार कर दिया, इससे सही होने में बहुत समय लगता था। अब एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और ऑपरेशन यानी सर्जरी। शल्य चिकित्सा माने सर्जरी, चीर फाड़। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इससे बीमारी बहुत जल्दी सही हो जाती है। उसके बाद है, हम नंबर 8 पर बात करेंगे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तो पता है, अंतरिक्ष का मतलब आसमान से भी ऊपर जब जाते हैं ना, जहां वायु भी नहीं होती है, हवा भी नहीं होती है, उसे कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, जिसे आप निर्वात भी कह सकते हो। निर्वात का मतलब निर माने विदाउट, वात माने वायु, बिना हवा के जगह, अंतरिक्ष उसे कहते हैं। तो अंतरिक्ष की चीजों को देखने के लिए, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, ग्रह उपग्रहों को देखने के लिए पहले दूरबीन का प्रयोग किया जाता था और वेधशालाएं होती थी। अब क्या है, अब हमारे पास रडार हैं, अब हमारे पास चंद्रयान जैसे बहुत सारे यान हैं जो अंतरिक्ष में घूमकर आ जाते हैं, चंद्रमा पर भी चले जाते हैं। अब हमारे पास मंगलयान है। ऐसी बहुत सारी, इसरो ने बहुत सारे स्पेसशिप, इसरो ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बनाए हैं और नासा ने भी बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है। शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल का मतलब वहाँ गुरुजी थे, और गुरुजी जो थे, आचार्य कह दो, ऋषि कह दो, महर्षि कह दो, गुरु कह दो, और उनके पास बहुत कम संख्या में बच्चे आते थे और वे बच्चों को सेलेक्ट करते थे कि भाई ये बच्चा जो है अच्छे घर का है, मैं इसे ही पढ़ाऊंगा, और ये बच्चा अच्छे घर का नहीं है, इसे मैं नहीं पढ़ाने का हूँ। और अब तो सब पढ़ सकते हैं स्कूल में आकर। तो गुरुकुल में बहुत सारी समस्याएं थी। शिक्षकों द्वारा पारंपरिक अध्यापन और पुराने तरीकों से, पुरानी विधियों से टीचर्स पढ़ाया करते थे। और अब क्या है, विज्ञान ने हमें दिया है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है कि जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं उनके सिर के ऊपर, यानी छत में जैसे पंखा लटकता है ना, इसी तरह सिर के ऊपर एक प्रोजेक्टर लटका होता है। ओवरहेड का मतलब हेड माने सिर के, ओवर माने ऊपर। तो वो प्रोजेक्टर जो है वो बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्ट करता है किसी भी चीज़ को। जैसे यहाँ स्क्रीन आप पीछे देख रहे हैं ना, ऐसी स्क्रीन बन जाती है हमारे बोर्ड पर, और वहाँ पढ़ाया जा सकता है, वीडियोस चलाई जा सकती हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर नई टेक्नोलॉजी है एजुकेशन के क्षेत्र में। कंप्यूटर है, अब इंटरनेट है, एडुसैट नामक शैक्षिक उपग्रह है, एडुसैट। ठीक है, एडू माने EDU से तो बना एजुकेशन, SAT से बना सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट या एजुकेशन सैटेलाइट। तो शैक्षिक उपग्रह इसे कहते हैं। इसकी सहायता से कक्षाएं चलती हैं दूरदर्शन पर। यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो दूरदर्शन पर लगातार पढ़ाई की क्लासेस चलती हैं, उनका टाइम होता है, इस समय इस कक्षा की, इस सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। तो ये सारी सुविधाएं अब आ चुकी हैं हमारे पास, जो विज्ञान की देन है। पढ़ाई कितनी बदल चुकी है। अब तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर चल रहे, स्मार्ट बोर्ड चल रहे। जैसे आप जिस बोर्ड के ऊपर आप पढ़ रहे हो, ये स्मार्ट बोर्ड है जो ओवरहेड प्रोजेक्टर से भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, बच्चों को सारी चीज़ें पता ही हैं। उसके बाद आते हैं हम रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा, प्रोटेक्शन। पहले क्या होता था, युद्ध में भाला प्रयोग करते थे, तलवार प्रयोग करते थे, तीर, धनुष, गदा, इन सब का प्रयोग करते थे। और अब क्या है, विज्ञान ने हमें दिया है बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम आदि। ये सब विज्ञान की ही देन है, जो अपनी रक्षा के लिए हैं, यदि कोई इनका दुरुपयोग ना करे तो। ठीक है, वैसे आपको इस बात का पता भी है कि जब किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो उसके हानियां भी होती हैं। जैसे जब शुरू में गैस सिलेंडर आया था LPG का, तो गैस सिलेंडर से बहुत ज़्यादा आग लगी घरों में लोगों के, क्योंकि उन्हें प्रयोग ही करना नहीं आया। जब बिजली आई, इलेक्ट्रिसिटी जब आई हमारे देश में, इलेक्ट्रिसिटी कॉलोनियों में, गांवों में आई, तो शुरू में बहुत लोगों को करंट लगे,
क्योंकि बिजली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब किसी चीज़ के लाभ होते हैं ना, तो उसकी हानियां भी होती हैं। यदि उसका आप सही प्रयोग ना करें तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। जैसे यहाँ देखो आप, अब हम बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, देखो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। मतलब विज्ञान का यदि आप गलत उपयोग, गलत प्रयोग करोगे, दुरुपयोग करोगे, तो उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, देखो जरा। नंबर 1, पहली समस्या, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। तो जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही, डेली पता नहीं कितने वाहन बिक रहे हैं और वे सड़कों पर चल रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली जैसे शहर में यदि आप एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करोगे तो वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है। यदि विदेशों की बात करो, जो विकसित देश हैं, विकसित देश में यदि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 50-60 से ऊपर चला जाता है ना, तो वहाँ छुट्टी हो जाती है, लॉकडाउन हो जाता है वहाँ। और हमारे देश की हालत ऐसी है कि AQI जो है वो सैकड़ों से भी ऊपर, कभी कभी 1000 को भी टच कर जाता है जब भी लॉकडाउन नहीं होता। तो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इसलिए है क्योंकि ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। ये वाहन पेट्रोल डीजल से चलने वाले बहुत ज़्यादा सड़कों पर चल रहे हैं। फैक्ट्रीज तो हैं ही, पर वाहन सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। ये विज्ञान का दुरुपयोग है, जरूरत से ज़्यादा वाहनों को सड़कों पर चलाना। नंबर 2, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जो रासायनिक उर्वरक हैं, जैसे यूरिया है, डाई है, ठीक है, और कीटनाशक हैं, तो जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इनका प्रयोग यदि आप अपनी कृषि में, खेती में करोगे तो उससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा और जल प्रदूषण भी होगा। ये भी होता है। नंबर 3, जल के अधिक दोहन से भूजल स्तर नीचे गिर रहा है। मतलब पानी का आप वेस्टेज कर रहे, जरूरत से ज़्यादा पानी प्रयोग कर रहे, तो जो वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। हम यदि अपने सहारनपुर में अपनी कॉलोनी की बात करें जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पहले हमारे घर में सन 86-87 में जब हमने घर बनाया था अपना, 1987 के लगभग बनाया था, तो उस समय हमारे यहाँ हैंडपंप था, यानी नल का हैंडपंप, हाथ से चलाने वाला, और हैंडपंप से पानी निकलता था बहुत बढ़िया। और आज हमारी कॉलोनी में जितने भी हैंडपंप हैं, किसी भी हैंडपंप से पानी नहीं निकलता। जो सरकारी नल के भी लगे हुए ना, सरकारी हैंडपंप, उनसे भी पानी नहीं निकलता। वाटर लेवल इतना डाउन हो चुका है, जरूरत से ज़्यादा पानी का दोहन करने से, जल के अधिक दोहन से भूजल स्तर नीचे जा रहा है। तो ये भी विज्ञान का दुरुपयोग है। तीव्र ध्वनियों, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। बहुत तेज ध्वनियां हैं, हॉर्न बहुत तेज लगाते हैं लोग अपनी गाड़ियों में, लाउड स्पीकर चलते रहते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के दुरुपयोग से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे नंबर 5 पर देखो आप, कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त होता जा रहा है। तो कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट का सही निस्तारण नहीं हो पा रहा। आप अपने शहर में, अपने गांव में जब घर से निकलते हो तो आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत सारी जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और उनमें जो है बहुत सारे रोगाणु पैदा हो रहे हैं, मक्खी मच्छर, ठीक है, कीड़े पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो इसलिए कूड़े कचरे का और जितने अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका सही निस्तारण होना चाहिए, निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी कमी है, और उसकी कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, बहुत सारा प्रदूषण पैदा हो रहा है, थल प्रदूषण भी हो रहा है, उसकी वजह से वर्षा आ जाए तो जल प्रदूषण भी हो जाता है। नंबर 6, रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व का भय बना हुआ है। अब रेडियोधर्मी विकिरण कौन सा होता है, जब परमाणु बम कहीं गिराया जाता है या परमाणु भट्टी में जब नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, तो अल्फा,
बीटा, गामा, ये किरणें निकलती हैं। एक्स रे में एक्स किरणें निकलती हैं। ये सारी रेडियो एक्टिव किरणें हैं। और ये रेडियो एक्टिव किरणें आपने पढ़ा ही होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर परमाणु बम गिराए थे। एक तो हिरोशिमा, एक तो नागासाकी। और उन परमाणु बमों का प्रभाव अब तक देखने को हमें मिल रहा है। वहां की धरती तो बंजर हो ही गई, भूमि तो वहां की बंजर हो ही गई है। पर उसी के साथ साथ वहां के जो मानव हैं, जो पशु हैं, जानवर हैं, वे सब आज तक प्रभावित हैं। उनकी अगली पीढ़ियां सबकी खराब ही होगी, बस अगली जनरेशन। तो इसका मतलब यह है कि रेडियोधर्मी विकिरण का खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। नंबर 7, परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी शहर पलक झपकते ही समाप्त हो गए थे। यह विज्ञान का दुरुपयोग ही है कि अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो पलक झपकते ही दोनों शहर खत्म। और ये तो बहुत पुरानी बात है। आजकल के तो परमाणु बम जो है कई हजार गुना खतरनाक हैं उन बमों से। समझ रहे आप? मतलब वे परमाणु बम और आज के परमाणु बम, वहां तो एक एक शहर ही बर्बाद हुए थे। आज के परमाणु बम इनसे कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे ऐसे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बहुत सारे देशों के पास हैं जो पूरे देश को ही खत्म कर सकते हैं। एक बम गिरा पूरा देश खत्म। एक शहर की बात नहीं, पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। तो बताओ विज्ञान का दुरुपयोग है या नहीं है? यदि किसी ने उसका प्रयोग कर दिया ना, तो वो उपयोग नहीं होगा, वो दुरुपयोग होगा। और इन सभी चीजों को हमें समझना चाहिए। नंबर 8, फ्रिज तथा एसी में प्रयोग होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह गैस बहुत खतरनाक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत नष्ट होती जा रही है। तो ओजोन परत नष्ट होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसे फ्रियोन भी कहते हैं, फ्रियोन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो गैस है जो फ्रिज में इस्तेमाल होती है, एसी में इस्तेमाल होती है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाहनों के धुएं में भी निकलती है कुछ मात्रा में। इससे क्या होता है कि हमारी जो धरती है, हमारी जो धरती है, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी की एक खासियत है कि यदि ये हमारी पृथ्वी है तो इसके कई किलोमीटर ऊपर एक परत बनी हुई है इस तरह की। और ये परत है ओजोन की, O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। O2 होता है ऑक्सीजन का। यदि मैं O2 लिख दूं तो इसका मतलब तो ऑक्सीजन है, और O3 लिख दिया तो इसका मतलब है ओजोन। तो ओजोन की जो परत है वो सूर्य से आने वाली, सूर्य है हमारा ये, सूर्य से किरणें आती हैं ऐसे पृथ्वी पर। तो उन किरणों में 3 तरह की होती हैं। पहली तो किरण होती है दृश्य प्रकाश, जिससे रोशनी पहुंचती है हमारी पृथ्वी तक। तो दृश्य प्रकाश को तो आने देगा, ओजोन की परत दृश्य प्रकाश को नहीं रोकती। दूसरा जो प्रकाश उसमें आता है वो होता है अवरक्त। अवरक्त अवरक्त प्रकाश वो है जो ऊष्मा लेकर आता है, गर्मी लेकर आता है। तो अवरक्त प्रकाश भी आने देगी ओजोन की परत, इसे भी नहीं रोकने की धरती तक आने के लिए। तीसरा होता है पराबैंगनी। क्या होता है? पराबैंगनी। तो पराबैंगनी जो प्रकाश होता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट, उस पराबैंगनी किरणों को ये यहां आने नहीं देती। तो ओजोन की परत इन पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर रोक लेती है, पराबैंगनी किरणों को धरती तक नहीं आने देती। क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर टकराएंगी तो कैंसर की बीमारी पैदा होगी, म्यूटेशन भी हो सकता है, उत्परिवर्तन। तो मतलब कहने की बात यह है, दृश्य प्रकाश को आने देगी ओजोन की परत अपने आर पार और धरती तक पहुंचने देगी। अवरक्त यानी इंफ्रारेड जो ऊष्मा लेकर आता है उसे भी आने देगी धरती तक, रोकेगी नहीं। पर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट है, जो हमारी त्वचा के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, कैंसर की बीमारी पैदा करेगी और भी बीमारियां पैदा करेगी, उन अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है ओजोन की परत। और जो मैंने अभी बताया आपको, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज में इस्तेमाल होता है, एसी में इस्तेमाल होने वाली गैस है, फ्रियोन गैस भी इसे कहते हैं। ये क्या करती है? ओजोन की परत को नष्ट करती है। और ओजोन की परत नष्ट होगी तो अल्ट्रावायलेट लाइट यानी पराबैंगनी किरणें आएंगी ओजोन की परत के आर पार, क्योंकि ये नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी तक पहुंचेंगी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट लाइट, और वो
हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा करेगी। तो ये भी विज्ञान का दुरुपयोग ही तो है कि हम बहुत सारे फ्रिज, एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम डेवलप कर रहे हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत को खत्म करेगा, और ओजोन की परत खत्म होगी तो क्या होगा, पराबैंगनी किरणें आएंगी। पराबैंगनी किरणें धरती के ऊपर आई तो मनुष्य जाति का विनाश होगा, बीमारियां पैदा होंगी दुनिया भर की, स्पेशली कैंसर। तो ये भी विज्ञान का दुरुपयोग है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, वो अगला टॉपिक है बेटे भारतीय वैज्ञानिक का नाम। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय वैज्ञानिक का नाम और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि जो मुख्य मुख्य भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। जैसे देखो, यहां से देखो, जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने बताया था पौधों में संवेदनशीलता के बारे में। संवेदनशीलता समझते हो कि पौधे भी खुश होते हैं, पौधों को खुशी भी होती है, पौधे दुखी भी होते हैं, पौधे हंसते भी हैं, पौधे रोते भी हैं, पौधे गंभीर भी होते हैं। तो पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता का मतलब अच्छा लगना, बुरा लगना, परेशान होना, खुश होना, ये सारे जो लक्षण होते हैं केवल जंतुओं में नहीं होते, पेड़ पौधों में भी होते हैं। पहले लोग सोचते थे कि पेड़ पौधे तो खुशी नहीं होते कभी, ना कभी दुखी होते, ना कभी हंसते, ना कभी परेशान होते हैं। ये बात बताने वाले जगदीश चंद्र बोस थे, हमारे देश के महान वैज्ञानिक। जेसी बोस भी इन्हें कहते हैं शॉर्ट में। पौधों में संवेदनशीलता का पता लगाने वाले थे। इन्होंने एक उपकरण बनाया था, क्रिस्कोग्राफ, और उसे लगाते थे यहाँ पेड़ के ऊपर, जैसे हम यहाँ ब्लड प्रेशर नापने के लिए लगाते हैं, पेड़ के तने के ऊपर उसे लगा दिया, और फिर पेड़ में पानी दिया, वर्षा हुई तो पेड़ अच्छा महसूस कर रहे, पेड़ पौधे उन्हें महसूस, हम देख पा रहे कि कितना खुश हो रहे हैं। और जब उसके पत्तियां कोई तोड़ता है, जब उनकी ब्रांचेस को, टहनियों को कोई काटता है तो वे परेशान होते हैं, वो भी उसमें दिखाई देता था। ठीक है, तो जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में संवेदनशीलता के बारे में खोज करी थी और बताया था। फिर सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन बताया था, जिसे रमन प्रभाव से संबंधित किया था। रमन प्रभाव कहते हैं कि प्रकाश क्या होता है कि जब वातावरण में प्रवेश करता है तो धूल के कणों से टकराकर बिखर जाता है, प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं सारी, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। एस रामानुजम, एस रामानुजम ने क्या बताया था? संख्या सिद्धांत। ठीक है, संख्याओं के बारे में इन्होंने बताया था। बहुत इनके ऊपर तो शायद एक मूवी भी बनी हुई है, एक पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हो। एसएन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, बहुत महान वैज्ञानिक थे एसएन बोस। एल्बर्ट आइंस्टीन भी इन्हें बहुत अच्छा मानते थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। एसएन बोस ने क्या बताया था? क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में और गॉड पार्टिकल के बारे में बताया था, गॉड पार्टिकल। उसके बाद मेघनाद साहा, गॉड का मतलब समझते हो ना आप? मेघनाद साहा ने क्या बताया था? इनका योगदान था तापीय आयनीकरण, साहा समीकरण। यानी जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उस धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं गर्म करने पर, इसे कहते हैं तापीय आयनीकरण। मेघनाद साहा ने बताया था। ये ऐसे याद होने चाहिए कि जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में संवेदनशीलता के बारे में बताया था, सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया था, रामानुजम ने संख्या सिद्धांत के बारे में बताया था, एसएन बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स या गॉड पार्टिकल के बारे में बताया था, मेघनाद साहा ने तापीय आयनीकरण या साहा समीकरण के बारे में बताया था। फिर टी.आर. शेषाद्री, इन्होंने औषधि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत खोज करी। यानी औषधि विज्ञान का मतलब मेडिसिन साइंस, दवाइयों के बारे में इनकी रिसर्च रही, शेषाद्री की। होमी जहांगीर भाभा, ये बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे। इनकी खोजें रही परमाणु के बारे में और कॉस्मिक विकिरण के बारे में। कॉस्मिक विकिरण वे विकिरण होती हैं, वे किरणें जो अंतरिक्ष से आती हैं, अंतरिक्ष में उपस्थित होती हैं। फिर विक्रम साराभाई, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इनका योगदान रहा, यानी ये भी स्पेस साइंटिस्ट थे। विक्रम साराभाई क्या थे? स्पेस साइंटिस्ट। स्पेस साइंटिस्ट का मतलब अंतरिक्ष वैज्ञानिक। और इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रक्षेपण शास्त्र के बारे में इनका योगदान रहा। यानी प्रक्षेपण शास्त्र का मतलब समझते हो? प्रोजेक्टाइल, जहां जैसे मिसाइल है, रॉकेट है, और इनकी विशेष खोज रही मिसाइल के ऊपर। इसीलिए तो
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम कहते हैं मिसाइल मैन, और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो प्रक्षेपण शास्त्र के बारे में इनका योगदान रहा। मिसाइल इन्होंने बनाई, बहुत बढ़िया बढ़िया मिसाइल बनाई, मिसाइल मैन इन्हें हम कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये भी प्रक्षेपण शास्त्र के बारे में ही इनका योगदान रहा, यानी ये भी प्रोजेक्टाइल के बारे में यानी मिसाइल्स के बारे में इनकी रिसर्च रही, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी कोड की स्थापना करी थी। अनुवांशिक कोड का मतलब, अनुवांशिक कोड उसे कहते हैं कि हमारे जो कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है ना बीच में, और केंद्रक में बहुत सारे गुणसूत्र पड़े होते हैं, धागे जैसी संरचना, और धागे के ऊपर, उन गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं जीन्स, जो माता पिता के लक्षण संतान में लेकर जाते हैं। तो किसी भी जीन्स के ऊपर जो किसी भी गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं वे एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, और जीन्स के लगने का वो जो क्रम होता है कि पहले कौन सा जीन होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उस क्रम को ही कहते हैं अनुवांशिक कोड। अनुवांशिक नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वे जीन्स ही हैं जो माता पिता के लक्षण संतान में लेकर जाते हैं। ठीक है, अनुवांशिक कोड की स्थापना डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने करी थी। उसके बाद आते हैं एस चंद्रशेखर, इनका खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान रहा। और फिर कल्पना चावला का नाम आपने सुना ही होगा। कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, और इनका अंतरिक्ष यान जब वापस लौट रहा था धरती पर, तो बीच में ही वो कुछ मिनट पहले ही डैमेज हो गया था, क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से कल्पना चावला उस स्पेसशिप में ही क्या हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था। ये बात आपने जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कल्पना चावला के बारे में। अब आते हैं हम अगले स्टेप पर अपने, ध्यान से देखना बेटे। ये तो थे भारतीय वैज्ञानिक, कि कौन कौन से मुख्य भारतीय वैज्ञानिकों के नाम आपको पता होने चाहिए और उनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा वो पता होना चाहिए। इसी क्रम में हम आते हैं विदेशी वैज्ञानिकों का नाम और विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान। विदेशी वैज्ञानिक कौन कौन से हमें याद होने चाहिए, और विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उनका योगदान है वो याद होना चाहिए। सबसे पहले एडवर्ड जेनर, बहुत महान वैज्ञानिक थे। वैक्सीन इन्होंने बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन तो समझते हो, वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब एक इसे जो है वैक्सीन को हम टीका भी कहते हैं। टीका, वैक्सीन बीमारी के होने से पहले दी जाने वाली वो दवाई है जो उस पर्टिकुलर बीमारी को नहीं होने देती, उसे कहते हैं वैक्सीन। जैसे मान लो हमने एडवर्ड जेनर की ही बात कर लें। एडवर्ड जेनर पेशे से एक डॉक्टर थे, और इन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी चेचक की वैक्सीन। चेचक, जिसे कुछ बच्चे कहते हैं पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता। तो इन्होंने वैक्सीन बनाई थी चेचक की, और इन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी वो गाय के थन से बनाई थी। तो वैक्सीन का मतलब जिस आदमी को वो चेचक की वैक्सीन लग गई ना, उसे कभी चेचक होने का ही नहीं है। भाई मान लो कोई बीमारी हमें होगी और फिर हमने दवाई खाई, वो बीमारी ठीक होगी। यदि हम कोई ऐसी दवाई बना दे कि उसे लेने के बाद एक बार वो बीमारी कभी होने की ही नहीं है, तो बीमारी से पहले ही उसका इलाज करना, उसे कहते हैं वैक्सीन। और वैक्सीन बनाने वाले थे एडवर्ड जेनर। इन्होंने ही वैक्सीन बनाई थी सबसे पहले चेचक की वैक्सीन। जैसे आपने देखा होगा कोरोना वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जिसे लगी उसे कोरोना नहीं होने का, अब फ्यूचर में उसे कोरोना नहीं होगा। जिसे खसरा रुबेला की वैक्सीन लगेगी उसे खसरा रुबेला नहीं होगा। छोटे बच्चे जब घर में पैदा होते हैं तो उन्हें वैक्सीन का कोर्स कराया जाता है पूरा, कि इन्हें ये वैक्सीन लगी हैं या नहीं, ठीक है, ये टिक्के लगे हैं या नहीं लगे हैं। जिस जिस बीमारी की वैक्सीन उन्हें दी जा चुकी है, जैसे पोलियो ड्रॉप भी एक वैक्सीन है पोलियो की, ठीक है, वो इसलिए दी जाती है जिससे पोलियो ना हो। तो बच्चों को पूरा कोर्स कराया जाता है वैक्सीन का, सरकार की तरफ से होता है वो कोर्स। चाहे कोई प्राइवेट करवा लो, प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का पूरी सुविधा है। यदि हर एक वैक्सीन का कोर्स बच्चे ने पूरा कर लिया, उसे हर एक वैक्सीन लगी है, तो जिस जिस रोग की वैक्सीन उस बच्चे को लगी है वो रोग उसे जिंदगी में कभी होने का ही नहीं। तो वैक्सीनेशन एक बहुत बढ़िया तरीका है बीमारियों से बचने का। उसके बाद एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी, मैंने आपको बता दिया, चेचक की वैक्सीन बनाई थी, गाय के थन से बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किसकी खोज करी थी? पेनिसिलिन की, जो एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन।
उसके बाद मैडम क्यूरी, नाम सुना होगा आपने मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज करी थी, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। इनके साथ हालांकि इनके हस्बैंड भी थे, पियरे क्यूरी था उनका नाम, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने क्या बनाया था बेटे? दूरबीन, जिसे हम कहते हैं दूरदर्शी या टेलीस्कोप। एडिसन, एडिसन ने बनाया था ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब। ग्रामोफोन सबसे पहले आवाज को यानी ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र था। सबसे पहला वो यंत्र जो आवाज को रिकॉर्ड करता था वो ग्रामोफोन था, जो एडिसन ने बनाया था। उसके बाद मार्कोनी, वो ग्रामोफोन में एक ब्लैक कलर की डिस्क होती थी, एक तवे जैसा, और वो घूमता रहता था, उसके ऊपर पिन लगी रहती थी और उसमें से ऐसा भोंपू सा निकलता था और उसमें से आवाज आती थी। वो तवा यानी डिस्क घूमती रहती थी और उसके ऊपर एक सुई रखी रहती थी, ऐसे डिस्क घूम रही है, सुई रखी है। आप कभी गूगल पर सर्च करना ग्रामोफोन, तो उसका चित्र आएगा। एडिसन ने बनाया था आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, नहीं तो पहले जो आवाज कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ करती थी। मार्कोनी, मार्कोनी ने बनाई थी रेडियो, रेडियो को सब जानते ही हैं। अर्टोहन, अर्टोहन ने बनाया था परमाणु बम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु बम किसने बनाया था? अर्टोहन ने। आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था, जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब गिरा था उनके सिर के ऊपर। याद होगी आपको कहानी न्यूटन की। वोल्टा, वोल्टा ने विद्युत सेल बनाया था, जो घड़ी के सेल हैं, रिमोट के सेल हैं, रेडियो के सेल हैं, टॉर्च के सेल हैं। उसके बाद माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने डायनमो बनाया था। डायनमो का बड़ा रूप होता है जनरेटर, जिससे बिजली बनती है। सारी दुनिया में जो बिजली बन रही वो डायनामो या जनरेटर से ही बन रही। उसके बाद विलियम रॉन्जेन, विलियम रॉन्जेन ने एक्सरे की खोज करी। जो हड्डी टूटने पर हम एक्सरे करवाते हैं ना, एक्सरे, उसकी खोज करने वाले या कौन थे? विलियम रॉन्जेन थे। और जॉन लॉगी बियर्ड ने किसकी खोज करी थी? क्या बनाया था? टेलीविजन, इसका आविष्कार करा था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव वो है जिसे आप कहते हो सोलर सेल या सोलर पैनल या सोलर प्लेट, जिनके ऊपर धूप पड़ती है, सूरज की रोशनी, और वे चार्ज होती हैं। ठीक है बेटे, चलो आगे चलते हैं फिर। तो ये विदेशी वैज्ञानिक हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है परीक्षा में, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक। तो एक तो आपको पता होना चाहिए सीवी रमन, एक हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। ये तो तीन नाम याद रखो हमारे देश के वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। और ये याद रखो विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, एल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी और फ्लेमिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमें एक चीज का और पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसरो के बारे में। ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में आप कह सकते हो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसका नाम। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। कहाँ मुख्यालय है इसका? बंगलुरु में, बेंगलोर भी आप कह सकते हो। तो एक तो इसरो का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए और एक इसकी स्थापना कब हुई थी ये पता होना चाहिए, 15 अगस्त 1969 को, और मुख्यालय इसका कहाँ है? बंगलुरु में। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो ये इसमें जो है ना, एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है? क्या सीखा है? देखो, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। विज्ञान ने ही तो जीवन को सरल बनाया और सुख। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। विज्ञान के योगदान से ही विकास संभव हुआ है। मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो दुनिया बदल रही है, दुनिया अच्छी हो रही है, डेवलप हो रही है, तो विज्ञान ने ही तो उसे अच्छा किया है। और विज्ञान और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा जब विज्ञान का आप प्रयोग करोगे यानी दुरुपयोग करोगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। देखो दुरुपयोग हो रहा है इसका, जैसे परमाणु बम है,
जैसे हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। प्रक्षेपास्त्र का मतलब मिसाइल की बात चल रही है यहाँ, तो ये तो सब दुरुपयोग ही है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वाहन भी बहुत ज्यादा हो गए लोगों के पास, अब कीटनाशक दवाओं का भी बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई है। मतलब जब जनसंख्या बढ़ रही तो उन्हें सुविधाएं भी ज्यादा चाहिए, वो तो बात सही है, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकट में होता जा रहा है। तो मानव जीवन कैसा होता जा रहा है? संकट में। मानव जीवन संकट में होता जा रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना है बिल्कुल भी। संयमित रूप से विज्ञान का प्रयोग करना है। कोई भी चीज है, जैसे आपका मोबाइल फोन ही है, यदि आप इसका सही प्रयोग करोगे तो ये अच्छा है, और यदि जरूरत से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करोगे तो ये बहुत हानिकारक है आपके लिए, और आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। तो विज्ञान का दुरुपयोग से हमें बचना चाहिए, विज्ञान का सदुपयोग ही करना चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, और ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। इसी क्रम में जो अगला लेक्चर आएगा, जैसे ये कक्षा 6 के विज्ञान का आया, कक्षा 7 के विज्ञान का, फिर कक्षा 8 के विज्ञान का, आपको कक्षा 6 की प्लेलिस्ट भी पूरी मिल जाएगी विज्ञान की, कक्षा 7 की भी, कक्षा 8 की भी, ठीक है। चाहे आपको किसी भी परीक्षा में बैठना हो, यदि सारे विज्ञान को समझना है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, ठीक है बेटे। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। यदि वास्तविकता में समझ में आई हैं तो वीडियो लेक्चर को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर and best of luck for your exam. Okay, bye.